जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और सीएचएस और नाइन्थ नवोदय के सभी बच्चों को एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आप लग करके मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो एब्सोल्युटली सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और बस आपको प्रश्नों को रिवाइज करना है। आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में क्लासेस पाते रहेंगे और बिल्कुल सरलतम, क्योंकि देखिए सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सेम होते हैं। इसलिए थोड़ा सा कुछ जो है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे साइंस के और जो और अदर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट हैं उनके कुछ क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए और तेजी से इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं, है ना, जो जलीय विलयनों में H3O+ आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। बिल्कुल सभी बच्चे आंसर करिए तेजी से, सभी बच्चे आंसर करिए, तब उसके बाद हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। सभी बच्चे तेजी से आंसर करिए। देखिए जरा, तो आपको ये समझना है कि जब भी क्षार बनाएगा तो OH ऋणायन बनाएगा, और लेकिन जब अम्ल बनाएगा तो जलीय विलयनों में ये वाला H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर यू, है ना, फॉर ऑल ऑफ अस। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सभी जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा अच्छे से। याद रखिए कि इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए लिखा है, अगला प्रश्न है कि प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, तो क्या NH4OH है ना, क्या CaOH का होल ट्वाइस है, क्या NaOH है, या NgOH है ना। देखिए ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो भी आपका है वो आपको आंसर देना है कि कौन सा हमारा प्रबल क्षार यानी हार्ड बेसिक नेचर वाला सबस्टेंस है, कठोर बेसिक यानी क्षारकीय गुण वाला पदार्थ है। तो आपको हमको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से, तेजी से आंसर करिए, उसके बाद हम आंसर बता रहे हैं आपको। बिल्कुल सभी बच्चों को ऑप्शन सी के साथ जाना है। सभी बच्चे ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी राइट, यानी स पर हम जाएंगे। NaOH है ना, NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वही जो है क्या होता है बेटा, है ना, वही सबसे कठोर जो होता है, वही सबसे कठोर क्षार होता है। तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। करा अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। याद रखिए कि आप देखिए, आप और हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो है रेस्टोरेंट पे, होटल्स पे और सभी जगह पर जाते हैं और वहाँ पे फ्राइड चिकन और सारी चीज़ें खा लेते हैं, है ना, फ्राइड चिकन इत्यादि खा लेते हैं, लेकिन अधपक वो पूरी तरह से पक नहीं पाता है, और उस ऐसे में किस प्रकार का रोग होता है, उसको खाने से कैसा रोग हो जाता है, इस चीज़ को भी हमको जानना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को देखिए, ऐसा खाने से ना हमको टाइफाइड हो सकता है, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, ये सभी आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं।
पील पाँव, देखिए जैसे पील पाँव का क्या मतलब है कि जब पाँव जो है सूज जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि जो है पूरा जो है जैसे लोग कहते हैं वो हो गया है इनको फाइलेरिया, ऐसे कुछ उसका नाम होता है ना। तो वो हो गया, तो वो पूरा पैर जैसे स्वेलिंग करके बहुत मोटा सा हो जाता है। टाइफाइड में आप जानते हैं एक कठोर ज्वर हो जाता है, हड्डी के बुखार को कहते हैं। लेकिन एंथ्रेक्स नाम की बीमारी जो होती है, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी जो होती है अधपका मांस खाने से होती है। इसलिए आप सभी को ऑप्शन नंबर बी पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है रसांकुर यानी विली संरचना पाई जाती है। देखिए विली क्या होती है, याद रखिए इस तरह की अंगुलियों नुमा संरचना होती है और वो ऑर्गन में ही होती है, हमारे शरीर के अंदर ही होती है। इस तरह की उंगलियों नुमा संरचना होती है और जब भोजन अंदर जाता है तो उसको क्या कर लेती है, वो वहीं से उसकी जो पाचक जो रस के द्वारा जो उसमें से न्यूट्रिशियस लिक्विड सब्सटेंस को अलग किया जाता है, तब वो जो है उसको विलीज जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने की, उनको सोखने का काम करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या वो क्षुद्रांत में होते हैं, यकृत में, हृदय में, लार ग्रंथि में। तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि वो एब्जॉर्ब, तो लार ग्रंथि ऐसी कोई ग्रंथि नहीं है जो है एब्जॉर्ब करे। हृदय में विली हो नहीं सकती है ना, हृदय में विली ग्रंथि हो नहीं सकती है ना। तो आप जानिए कि यकृत में नहीं होगा, क्षुद्रांत में होगा जो इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। क्षुद्रांत का मतलब होगा कि इंटेस्टाइन की इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है, इंटेस्टाइन की, यानी हमारी जो आंतें हैं, हमारी देखिए हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर जो है ये पाया जाता है, विलीज पाई जाती है। मैंने आपको बता भी दिया कि इस तरह की उंगली नुमा संरचना आप जो है गूगल करके देख सकते हैं कि उंगली नुमा संरचना जो होती है बिल्कुल वो होती है। और इसी के जैसे ही यहाँ से कोई लिक्विड सब्सटेंस जो कि यूज़फुल होता है बॉडी के लिए और जो डाइजेस्ट हो चुका होता है, भोजन से सेक्रेटेड होता है, वो यहाँ से गुजरता है। तो ये जो होती हैं क्या होती हैं, ये इनको चूस लेती हैं, अंदर कर लेती हैं और फिर ब्लड में मिक्स करके आगे भेज देती हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, मैं पूरा प्रयत्न करूँगा बेटे, है ना। तो चलिए देखिए, यदि क्लास पसंद आ रही है तो बेटा एक बार जोरदार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा बेटा, है ना। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल जितने बच्चे हैं जुड़ रहे हैं बेटा, अगर आपका सब्सक्राइब और शेयर का सपोर्ट मिलेगा तो आपको प्रतिदिन कक्षाएं जो हैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा बेटा, है ना। थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, ज़्यादा नहीं, आपका बिल्कुल थोड़ा सपोर्ट चाहिए और इसके बाद जो है आपकी क्लासेस प्रॉपर रन करती रहेंगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में यानी पार्लियामेंट में कब पारित हुआ, प्रस्तुत किया गया। पारित नहीं, कब प्रस्तुत किया गया, कि इसको भैया आप देख लीजिए और इसको पास करना है। तो अब आप क्या सन 2002 ईस्वी में हुआ था क्या, सन जो है आपका 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में, किस जो है सन में, किस जो है ईयर में आपका हुआ था आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था। तो आपको न 2 में हुआ था, न 3 में, न 4 में। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर यू, है ना। बिल्कुल 2005 में जो है ये आपदा प्रबंधन विधेयक, जैसे इसके अंदर क्या है कि यदि कहीं भी कोई आपदा आ जाती है तो उसका प्रबंधन का कार्य सरकार की मूल जिम्मेदारी में शामिल हो जाएगा और इसमें सरकार जो है आपदा से प्रभावित जो भी जनमानस है और जो भी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं उनको जो है उनका क्रियान्वयन करना, उनका पुनर्सुधार करने की जिम्मेदारी टोटल सरकार की है और उस पर भी कुछ राशि आवंटित होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए
लिखा है कि जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, लिखा है जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है। अनियंत्रित जनसंख्या, नियंत्रित जनसंख्या, अनियंत्रित जन्म दर, अनियंत्रित जन्म, है ना, अनियंत्रित जन्म दर और अनियंत्रित जन्म, है ना, दर एवं जनसंख्या। यहाँ पे एक स्टेप और छूटना है, एवं जनसंख्या वृद्धि, एवं जनसंख्या वृद्धि। तो सभी लोग उत्तर करते रहिए, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है। तो आपको बताना है कि जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है। क्या अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है ना। तो बिल्कुल सभी लोग आंसर करते रहेंगे, थोड़ा सा कट रहा है, बिल्कुल डोंट बी हेजिटेट और आंसर देते रहिए। यहाँ पे है एवं जनसंख्या वृद्धि, एवं जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे है ना, ये चीज़ दिया है इसके आगे। तो आपको उत्तर देना है बिल्कुल। देखिए, सिर्फ अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, तो ऑब्वियस बात है, अगर नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि होगी तो कहाँ जनसंख्या विस्फोट होने वाला है। अनियंत्रित जन्म दर ही सिर्फ नहीं, अनियंत्रित जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि, ये दोनों ही प्रभावी हैं, है ना, ये दोनों ही प्रभावी हैं जनसंख्या विस्फोट का। और एक जनसंख्या विस्फोट जो है बहुत जो है एक विचारणीय बिंदु है कि यदि ऐसा चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि बहुत सारी समस्याओं जो है संसाधन कम रहेंगी, यानी रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जिसको हम रिसोर्स कहते हैं इंग्लिश में, रिसोर्सेज फ्यूअर हो जाएंगे, लेसर हो जाएंगे, और उनके जो उपभोक्ता हैं, है ना, जो यूजर हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यूजर हो जाएंगे, है ना, यूजर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इससे हमारी प्रकृति जो है प्रतिकूल व्यवहार करने लगेगी और तमाम तरह की आपदाएं, सुनामी, चक्रवात, भूकंप इत्यादि आने लगेगा। देखिए, सिर्फ क्यों कह रहे हैं हम जैसे भूकंप तो देखिए प्लेटों के खिसकने से होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग जो है इंसानों की कॉजिंग की वजह से हुआ है। इतना सारा पॉल्यूशन है, इतने जगह कारखानों के धुएं निकल रहे हैं, तो मे भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन के द्वारा अफेक्टेड हैं और जिससे नेचर गुस्से में आकर के नेचर जो है डिस्टर्ब हो जा रही है और फिर वो इफेक्ट जो है आने वाली जनरेशन को झेलना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, आप सभी जो है एक सहयोग आप सभी का रहना चाहिए कि आने वाले भविष्य के समय में जिस तरह से जो है आपको एक नियंत्रित रूप से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है बेटा, है ना, ताकि एक नए बेहतर आने वाले भविष्य का निर्माण हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है सुनामी का निर्माण होता है, सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण कैसे होता है। लिखा है चट्टानों के टूटने से, पृथ्वी की प्लेट खिसकने से, वैश्विक ऊष्मा से, है ना, पृथ्वी यानी वैश्विक ऊष्मा जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, आप सभी को इस चीज़ को समझना है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं वही है वैश्विक ऊष्मा, है ना। इससे होता है कि वैश्विक ऊष्मा से होता है। देखिए बेटा, प्रश्न बहुत ही ईजियर हैं और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ये एक क्वेश्चन पेपर को मैं लेकर आया हूँ आपके सभी के सामने, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कायदे से अपना प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे, है ना, बिल्कुल। तो देखिए, वैश्विक ऊष्मा से सुनामी नहीं आ सकती, है ना, चट्टानों के टूटने से भी सुनामी नहीं आती है, पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव की हलचल से सिर्फ और सिर्फ
पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से भू भू देखिए पृथ्वी की प्लेटों में जो भी डिफरेंस आते हैं, जो भी दिक्कत होती है उसके वजह से पहले तो अर्थक्वेक यानी भूकंप, और फिर वो धीरे धीरे जो है जब ये चीज़ें समुद्र के नीचे स्थित जो है प्लेटें जो होती हैं पृथ्वी की, जिस पर टिकी हुई है पृथ्वी, उस पर अगर कोई वो होता है केमिकल रिएक्शन होता है, इधर उधर खिसकने का काम होता है, तब वहाँ पर जो है क्या आ जाता है, तब वहाँ पर सुनामी आ जाती है। सभी लोग सुनामी की जो है, सुनामी की इंग्लिश है ना, सुनामी किस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सुनामी की स्पेलिंग जानते हैं। चलिए लिख के दिखाइए आप सभी लोग। हैं सभी लोग जो है सुनामी की, जैसे जिस प्रकार से सेब की इंग्लिश एप्पल होती है, वैसे सुनामी को इंग्लिश में सुनामी ही कहा जाता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या होती है वो चीज़ आप अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में करिए। देखते हैं कितने लोग रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, अभी सभी बच्चों का हम लाइव कमेंट लेंगे। सुनामी का संबंध किससे है? प्रसिद्ध, शरारती, पानी के अंदर उठी लहर। देखिए सुनामी का संबंध पूछ रहा है कि किससे है। प्रसिद्ध से है, शरारती है, जलमग्न लहर है, पानी के अंदर उत्पन्न लहर है। तो ये सब वर्ड जो है प्रसिद्ध, जलमग्न, शरारती जो है, हम सुनामी से कोई इसका संबंध नहीं है। ये जलमग्न लहर इससे भी नहीं संबंध, पानी के अंदर उत्पन्न लहर है। ये पानी के अंदर उत्पन्न जो है, ये पानी के अंदर उत्पन्न आप कह सकते हैं, उत्पन्न जो है लहर है, ये लहर है। ये आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बादल फटने का अर्थ है, बादल फटने का अर्थ है, बादल फटने का क्या अर्थ है? देखिए बादल फटने का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है आपसे, बादल फटने का क्या अर्थ है? तो बादल फटने का अर्थ है, देखिए आपका प्रश्न 9वां है, इस चीज़ को आप जानते रहिए। बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, हल्की बौछार होना, बर्फ का पिघलना। तो आप सभी जानते हैं कि बर्फ़ जब पिघलती है तो ये या तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है, या तो बर्फ़ पिघल कर के ग्लेशियर्स से, वो हिमनदों से फिर नदी का रूप ले लेती है, पहाड़ों से निकल कर के झरने के रूप में बाहर आती है और फिर सीधे नदी का रूप ले लेती है। ओले पड़ना, तो इसको हेल स्टोन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हेल स्टोन कहते हैं इसको, है ना, हेल स्टोन कहते हैं, हेलिंग कह देंगे, यानी जो है हेल स्टोन यानी बर्फबारी हो जाएगी। लेकिन बर्फ़ का पिघलना और हल्की बौछार ये सब जो है बिल्कुल ये नहीं हो सकता। अचानक भारी वर्षा होना, ऐसा होता क्या है कि एक जगह कहीं से क्रैक हो जाता है, जो बादल है उसका पानी जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर के तेज़ी से गिरने लगता है। और जबकि आप अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा था कि केदारनाथ धाम में जो है ऐसी घटना जो है उत्तराखंड में आई थी, है ना। तो मे भी सभी को इसका आंसर पता होगा। तो अचानक भारी बर्फबारी जो है या भारी वर्षा जो है, आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का आंसर जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है, जैसे ये जमीन की सतह है। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि भूपृष्ठ है ये, और अगर मान लो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, अचानक से बिल्डिंग थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि बिल्डिंग पूरी क्या हो गई, कांप गई। और कोई इंसान ऐसा है कि तेजी से यहाँ खड़ा है, हमारा इंसान भी बड़ा मोटा होता है, तो ये इंसान भी अचानक खड़ा है और तेज़ी से कांप गया। तो ऐसा क्या होता है कि जब भूपृष्ठ यानी जो धरती की सतह है उस पर क्या हो जाता है, आकस्मिक अचानक कंपन होने लगता है। तो क्या कंपन के द्वारा, क्या कुछ नहीं है, क्या ज्वालामुखी है, क्या भूकंप है? तो आप सभी को आंसर देना है, तेज़ी से आंसर देते रहिए। तो आप सभी को आंसर देना है, तो आपका सभी का सबका आंसर
ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी बच्चे बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा तरीके से आंसर दे रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चक्रवात का आकार होता है, कैसा आकार होता है चक्रवात का? चौकोर है, गोल है, आयताकार है, अंडाकार है? किस आकार का चक्रवात होता है? देखिए चक्रवात बिल्कुल इस तरह का होता है, शुरू से पहले छोटा सा ऐसे निकलता है और बड़ा होता 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 इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप सभी देखे होंगे चक्रवात का आकार जो है किस तरह का आकार होता है। तो आपको बताना है कि क्या गोल होता है, क्या चौकोर आकार का होता है, क्या आयताकार होता है, क्या अंडाकार होता है। तो सभी बच्चे तेजी से आंसर करेंगे। तो आपको समझना है इस चीज़ को कि अंडाकार होता है, चौकोर गोल आयताकार नहीं होता है, अंडाकार हो जाता है। अंडाकार एक ओवेल की तरह स्टार्ट होता है और ओवेलर ये ऊपर चलता 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 जाता है और यही चक्रवात हो जाता है। तो आई होप आप सभी को आंसर पता चल गया होगा। तो क्या हो जाएगा? अंडाकार आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए लिखा है पृथ्वी किस ग्रह को यानी किस प्लैनेट को 2006 में ग्रह की यानी प्लैनेट की श्रेणी से, बहुत ही आसान प्रश्न आप सभी के सामने जा रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अर्थ को, है ना, नेपच्यून को, प्लेटो को, मार्स को, है ना, किसको आपको? देखिए धरती तो सोलर सिस्टम में अभी भी है, मंगल ग्रह भी अभी भी है ना, अभी भी मंगल ग्रह भी अभी भी है, नेपच्यून अभी भी है। लेकिन प्लेटो को 2006 में नासा के द्वारा ग्रह का दर्जा इसको नहीं, इसका ग्रह का दर्जा इससे छीन लिया गया है और इसको जो है अपने सोलर सिस्टम में, इससे पहले देखिए 2006 से पहले जब मैं छोटी कक्षाओं में पढ़ता था तब आपके 9 प्लैनेट्स जो है किताबों में लिखे रहते थे कि 9 प्लैनेट्स हैं, 9 जो है प्लैनेट्स हैं, 9 जो है प्लैनेट हैं, जिसमें प्लेटो को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन किया गया था, लेकिन जो है 2006 के बाद नासा के द्वारा एक पहल में बिल्कुल प्लेटो को जो है बाहर कर दिया गया है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि किसके द्वारा किया गया, तो नासा, है ना, नासा के द्वारा किया गया और किसको? प्लेटो को बाहर कर दिया गया, यानी ग्रह की जो आपकी जो इसके राइट्स हैं, ग्रह का जो इसका नाम था वो इससे छीन लिया गया। और ये जो है भले ये अगर प्लैनेट हो भी तो, लेकिन ये सोलर सिस्टम का सदस्य नहीं रह गया। तो आसान है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण। उत्तोलक क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। उत्तोलक जो होता है भार मापने का यंत्र होता है। आप ऐसे तराजू देखते हैं, तराजू देखते ही होंगे, है ना, तराजू। तो इस तरह से जो है अब और एक चीज़ और है, कोई भी वस्तु जो भार उठा सकती है वो भी उत्तोलक के दर्जे में आती है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। कह रहा कि बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ा, कैंची और ब्रेड काटने का चाकू। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए आप देखते हैं कि बोतल खोलने वाला यंत्र कुछ इस प्रकार का होता है, इस तरह का होता है। यहाँ पर एक ऐसा बना रहता है, यहाँ पे कट, और उसी की बोतल के ढक्कन पे ऐसे लगाते हैं और भटाक से खींच देते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पुश करते हैं तो तुरंत बोतल जो है जिसपे जो कांच की बोतल होती है जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तरल पेय पीते हैं, खुल जाता है। तो देखिए बल यहाँ लगता है ना, और ये जो है कार्य यहाँ से होता है और सीधे खुल जाता है ना। तो इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा। तो ये मात्र जो है क्वेश्चन देखिए कहाँ है आपका, पंजेदार हथौड़ी, ब्रेड काटने का चाकू और बोतल खोलने वाला यंत्र कैंची। तो इन सभी में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोतल खोलने वाला यंत्र जो है द्वितीय प्रकार का उदाहरण है उत्तोलक का। प्लीयर का जो है द्वितीय प्रकार का लीवर,
सॉरी लीवर कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लीवर, यानी उत्तोलक कहा जाता है। यकृत यानी पेट के अंदर वाले लीवर मत समझिएगा, उत्तोलक की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ये बोतल खोलने वाला यंत्र हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है अम्ल और क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल और क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है क्योंकि आयन की मात्रा, है ना, उनके आयन की मात्रा पर, है ना, उनकी आयन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, तुल्यांकी भार पर, अणुभार पर, है ना, किस पर निर्भर करता है। तेजी से देखिए, मैं सभी चीज़ों को भी बताऊंगा। अभी आप क्वेश्चन का लेवल समझिए कि किस तरह की क्वेश्चन आएंगे और इनका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए बेटा, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस करते हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो है लगातार बने रहेंगे तो 100% आप इस चीज़ को श्योर मान लीजिए कि आपको सफलता। देखिए क्यों हम सफल नहीं होते, इस चीज़ को थोड़ा सा आप जान लीजिए। क्योंकि हमें सिलेबस की जानकारी ही नहीं होती, हमें नॉलेज ही नहीं होता कि हमको क्या क्या पढ़ के जाना है, हम पूरा चीज़ पढ़ ही नहीं पाते। तो जिसके लिए देखिए पेड क्लासेस चल रही हैं बहुत सारी, लेकिन बेटा अनपेड क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए नित्य दिन यानी रेगुलर क्लासेस लाने का मेरा एक मोटो है, मेरा लक्ष्य है कि आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी। चलिए प्रश्न पर चलते हैं और इसका उत्तर देखते हैं। तो अम्ल क्षारों की प्रबलता निर्भर करती क्वथनांक, तुल्यांकी भार, अणुभार पर और आयन की मात्रा पर। तो इस चीज़ को आपको जानना है, क्वथनांक पर, तुल्यांकी भार पर, अणुभार पर क्या है। इन अम्लों की और क्षारों की प्रबलता नहीं निर्भर करती, उनके आयन की मात्रा है, यानी उनके आयन की मात्रा पर ही जो है उनकी प्रबलता निर्भर करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, तेजी से क्वेश्चन को रिवीजन कराते रहेंगे। चलिए देखिए, लिखा है कि प्रबल क्षार और अम्ल वह है जो जल में अस्थायी हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक, जिसका अणुभार अधिक हो। देखिए जो कटा है उसको भी मैं बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है, उसको आप परेशान बिल्कुल ना होकर के उसका आंसर आप करते रहिए कि प्रबल क्षार और अम्ल वह है जो जल में अस्थायी होकर हो, जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो आपको आंसर बताना है। चलिए तेजी से आंसर बताते रहिए। बिल्कुल देखिए, तो याद रखिए कि जो जल में है ना, ये तीनों कट हो जाएगा आपका, जो जल में जिसका अणुभार अधिक हो, है ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, जिसका अणुभार अधिक होगा, जिसका अणुभार अधिक होगा वही प्रबल और क्षार, प्रबल अम्ल यानी जो हार्ड एसिड की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से ये है ना। तो आपको इस चीज़ को समझना है और आगे बढ़ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए जरा, लिखा है इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य, है ना, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। उपसह संयोजक, उपसह संयोजक, है ना, संयोजक बंध जो है आपका बनाने की प्रक्रिया क्या है। जल अपघटन है, जल अपघटन है, उदासीनीकरण है, अपघटन है, आयनन है ना। कौन सी प्रक्रिया जो है इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के बीच जो है उपसह संयोजी बंध बनाता है। तो आपको उत्तर देना है, तेजी से सभी लोग आंसर करते रहिए। बिल्कुल, आप जल अपघटन आपका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल उदासीनीकरण अपघटन नहीं होगा, आपका आंसर चला जाएगा सी के साथ। आयनन विल बी योर एब्सोल्यूट आंसर, आयनन हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा, है ना, आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है कि उदासीनीकरण क्रिया में
अम्ल बनता है, क्षार बनता है, क्षारक बनता है, लवण व जल बनते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षार बनता है, लवण व जल बनते हैं, क्षारक बनता है। क्या बनता है उदासीनीकरण की क्रिया में? उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है? अम्ल बनता है, एसिड क्रिएट होते हैं, क्षार यानी बेस बनते हैं, यानी क्षारक बनता है यानी बेसिक नेचर क्रिएट होता है या बेस ही बन जाता है, और लवण व जल यानी बेस और वाटर फॉर्म हो जाता है उदासीनीकरण की प्रक्रिया में, है ना। तो आपको आंसर बताना है तो याद रखिए कि हमेशा याद रखिए कि जब भी उदासीनीकरण की प्रक्रिया होगी वो उसमें जो है क्या है, वो लवण यानी बेस यानी सॉरी लवण है ना, तो लवण को हम क्या कहते हैं? साल्ट, है ना। साल्ट और वाटर बन जाएगा, है ना। साल्ट और वाटर बन जाएगा, वाटर यानी पानी बन जाएगा, साल्ट एंड वाटर बन जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी चले जाएंगे आगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जिन अम्लों में ऑक्सीजन व सल्फर नहीं होते वे कहलाते हैं जिसमें देखिए क्या नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता और जिसमें सल्फर नहीं होता, सल्फर यानी एस नहीं होता, याद रखिए, जिसमें सल्फर नहीं होता और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऐसे, है ना, ऐसे अम्ल जो है बहुत ही कठोर होते हैं, बहुत ही तगड़े होते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? हाइड्रेसिड, थायो अम्ल, दुर्बल अम्ल और ऑक्सी अम्ल क्या कहलाएगा? आपको आंसर लिखना है, तेजी से आप जो है आंसर देते रहिए, है ना। बिल्कुल इन अम्लों को देखिए न दुर्बल, न ऑक्सी, न थायो अम्ल कहेंगे। देखिए हाइड्रेसिड इसको कहते हैं, ऐसे अम्लों को हाइड्रेसिड कहते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सा यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। जिन लवणों के, है ना, जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण, बेसिक लवण, द्विलवण, है ना, अम्लीय लवण। कैसे लवण कहलाते हैं? जिन लवणों यानी जिन साल्ट्स के जलीय विलयन यानी जो लिक्विड सोल्यूशन है एक ही प्रकार के धनायन या ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? सामान्य, बेसिक, लवण और अम्लीय लवण। कौन से ऐसे? देखिए बस 20 प्रश्नों की श्रृंखला, मैं सोच रहा था कि 50 प्रश्न करवा दूं, लेकिन थोड़ा सा बताने में भी कुछ समय लग रहा है बेटा, इसलिए थोड़ा आगे के प्रश्नों की श्रृंखला अगले दिन आएगी, ठीक है ना। आप तैयारी करके आइए, पढ़िए किताब, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश भी करिए, है ना। हर एक क्वेश्चन बेहतरीन रहने वाला है ना। प्रश्न पत्र आपका है, इससे वजह से हो सकता है कोई प्रश्न ऐसे हैं जो ना आपको आ रहे हों, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। 2 दिन में आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको क्या आया क्या नहीं आया, पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे नहीं, आपको रेगुलर क्लास करनी है। चलते हैं, देखते हैं अपना उत्तर, देखते हैं 19 का कौन सा सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण या द्विलवण हो जाएगा। तो सामान्य लवण याद रखिए कि सामान्य लवण ही होता है जिन लवणों में जलीय विलयन में एक प्रकार के धनायन और ऋणायन देते हैं। चलिए अगले लास्ट और आखिरी प्रश्न आज के श्रृंखला का, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। एसिटिक यानी CH3COOH, है ना, ये देखिए यही फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का, CH3COO, है ना, H जो है ये एसिटिक अम्ल का जो है सूत्र है, यही फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का। तो क्या 1 3 4 2 कितने जो है कितनी क्षारकता होती है ये आपको बताना है, कितनी क्षारकता होती है ये आपको बताना है। तो याद रखिए कि जो एसिटिक एसिड होती है उसकी जो क्षारकता होती है, उसकी क्षारकता जो होती है 1 हो जाएगी। उसकी पीएच वैल्यू की बात आप कर रहा है, ये आप आगे चल के इसको समझेंगे कि ये पीएच वैल्यू की बात कर रहा है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। आई होप आपकी क्लास आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए सभी शेरनियों को जय हिंद, जय भारत, है ना।
राष्ट्र हित में शिक्षा ये है, ये आपकी। और बिल्कुल ऐसे जोड़ करके पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।